हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन भारत की भूगोल में भारत देश के महत्वपूर्ण पर्वत, पठार और नदियों से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की बात इस वीडियो में मैं आपको करने वाला हूं। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपसे 15 से 20 इंडियन ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला हूं और संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहां आप देख सकते हैं, विकिपीडिया से मैंने यह इमेज ली है। यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सही आंसर है धूपगढ़। क्या? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। और यहां पर इमेज में देखिए, यह है धूपगढ़ और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। दोस्तों, गले में खरोंच है इसीलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन फिर भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। क्या? यह सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। हाइट कितनी है? 1350 मीटर और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कौन सी नदी अलग करती है? यहां आपके सामने इमेज है, लेकिन यहां बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है, इसीलिए शायद आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहां पर है। तो यहां पर है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्लियर? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो यहां पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह दोनों के बीच कौन सी नदी बहती है? यानी कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी को डिवाइड करने वाली नदी का नाम क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि यहां से इस तरह कुछ नदी बहती है, मध्य प्रदेश में से आगे बढ़ते हुए यहां पर गुजरात में यहां पर अरब सागर को मिल जाती है। यह नदी का नाम है, हमारे गुजरात की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है, नर्मदा। क्या? नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यहां मैप में मैं आपको बताऊं तो यहां पर लिखा है नीलगिरी पहाड़ियां। आपको सिर्फ लोकेशन याद रख लेना है कि यह नीलगिरी पहाड़ियां भारत के किस कोने में है? दक्षिणी कोने में। यहां पर है वेस्टर्न घाट, यहां पर देखो, यहां पर है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, यहां पर है अरावली श्रेणी। और अरावली श्रेणी के बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है। अरावली श्रेणी गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक विस्तारित है। और यहां पर है हिमालय, और हिमालय के बारे में मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। और यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। क्या? छोटा नागपुर का पठार। यहां है मालवा पठार और यहां विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और नीचे है महादेव की पहाड़ियां और यहां पर है दक्कन का पठार। ओके, सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखो, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यहां पर देखो मैप में कि यहां पर है विंध्याचल पर्वत, यहां पर है सतपुड़ा पर्वत, बीच में बहने वाली यह रिवर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन, तीसरा, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मैप में देख, इमेज में देखिए, यह है लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। बादल को छूती हुई यह लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम क्या है? राकापोशी। क्या? राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। राकापोशी शायद आप पहली बार सुनते होंगे। ओके, तो राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी। देखो, माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है
इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। क्या? यह जो राकापोशी है पर्वत श्रेणी यानी कि सर्वोच्च चोटी, उनका जो यह ढलान है वो विश्व के जो भी पर्वत है उनमें से सबसे ज्यादा ढलान इसी माउंट राकापोशी में पाया जाता है। तो माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन ठीक ऐसे तीव्र ढाल मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? दोस्तों, जब मैंने इनसे पहले 3 या 4 वीडियो आपको बताए, इनमें से एक वीडियो में यह इमेज मैंने बताई थी और मैंने बताया था कि यह कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो यह इमेज के जरिए आपको आंसर पता चल जाएगा कि यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है और सही आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी। क्या? अरावली पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की मुख्य जल विभाजक भी है। यह पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। मैंने आपको समझाया था मैप के जरिए कि अरावली जो पर्वत रेंज है, यहां पर देखिए ग्रीन कलर में, यह है अरावली पर्वत श्रेणी, गुजरात से दिल्ली तक विस्तारित। एक तरफ है यह रेगिस्तान और दूसरी तरफ है कुछ हरा भरा प्रदेश। तो दोनों के बीच यानी कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का काम यह अरावली पर्वत श्रेणी करती है। इसीलिए लिखा है कि अरावली पर्वतमाला पश्चिम भारत की मुख्य जल विभाजक भी है और यह पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। 5वां क्वेश्चन आया ना? ओके, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय के किस भाग में है? दोस्तों, हिमालय यानी कि हिमालय को प्रादेशिक 4 भागों में विभाजित किया गया है, मैंने आपको बताया था। तो बताइए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जैसा कि माउंट एवरेस्ट और भी दोस्तों महत्वपूर्ण शिखर है, तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय के किस भाग में है? नेपाल हिमालय में। बहुत बढ़िया, आपने भी नेपाल सोचा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में है, मतलब नेपाल हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकल, अन्नपूर्णा आदि चोटियां इसी भाग में है। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। कंचनजंगा यानी कि हमारे भारत देश का यह सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, लेकिन हमारे भारत देश में। नेपाल में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में है K2 यानी कि कंचनजंगा। इसके अलावा मैकाल और अन्नपूर्णा की हाइट भी मैंने आपको कल बताई थी लास्ट पेज में, याद है ना? नेपाल हिमालय में सर्वोच्च चोटियां स्थित है। 6ठा क्वेश्चन, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां किस हिमालय के भाग में है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां किस हिमालय के भाग में है? तो दोस्तों, यह ट्रांस हिमालय के भाग में है। कहां पर? ट्रांस हिमालय के भाग में। यहां पर देखिए, ये रहा ट्रांस हिमालय, ओके। और यह काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यह श्रेणियां ट्रांस हिमालय के भाग में है। यहां पर देखो, जास्कर आपको कहीं दिखाई पड़ता है? ए रही जास्कर और ए रही काराकोरम, यहां बीच में है लद्दाख श्रेणी। यानी कि दोस्तों, जो हिमालय है वो पूर्व में ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है। और यहां बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसा कि शिवालिक, पीर पंजाल, यहां पर जोजिला, आगे बढ़ते हुए यहां जास्कर, यहां बृहद हिमालय, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम। और यहां जास्कर और काराकोरम के बीच यह सिंधु रिवर कुछ इस तरह बहती हुई यहां पाकिस्तान में आगे बढ़ती है। तो वो भी याद रख लेना चाहिए कि सिंधु नदी कौन सी 2 पर्वत श्रेणी के बीच में से बहती है? काराकोरम और जास्कर के बीच, ओके। अगला क्वेश्चन 7वां, लेकिन यह सेंटेंस सही है या गलत है वो आपको गैस करना है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के काराकोरम
और लद्दाख के बीच बहती है और भारत का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है। यह कथन सही है या गलत? सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यह है लद्दाख। ओके, रेड कलर ले लेता हूं। ये रहा लद्दाख श्रेणी, ये रही काराकोरम, और यहां पर है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि यह सिंधु रिवर यहां पाकिस्तान में आगे बढ़ती है और उनकी सहायक नदियां है यह झेलम, चिनाब, रावी और ये सतलुज। यानी कि झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज यह सिंधु नदी की सहायक नदियां है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी नदियां है। तो यह दोस्तों हमारे भारत में कहां पर बहती है सिंधु रिवर, और गोर्ज का निर्माण भी नहीं करती। तो मतलब यह हुआ कि यह कथन है वो गलत है। देखो, यह कथन गलत है क्योंकि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है और भारत का सबसे गहरा गार्ज लगभग 5000 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। लेकिन याद रख लेना, यह सिंधु रिवर है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। और मैंने यहां काराकोरम का जिक्र किया था, यहां पर है दोस्तों सिंधु रिवर। मैंने इनसे पहले जो आपको समझाया तो काराकोरम और जास्कर के बीच नहीं बल्कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच यह सिंधु रिवर बहती है। ओके, यहां काराकोरम और लद्दाख के बीच नहीं बल्कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच यह सिंधु रिवर बहती है और भारत का सबसे गहरा गार्ज लगभग 5000 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। अगला कौन सा क्वेश्चन है ये? आठवां यही है ना, देख लो, 7वां और 8वां। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, दिबांग जैसी नदियां हिमालय के किस भाग से होकर बहती है? मैप में देखो, आपको पता चल जाएगा कि यह ब्रह्मपुत्र बोले तो असम, क्लियर? तो यह ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, दिबांग जैसी नदियां हिमालय के किस भाग से होकर बहती है? तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर है दिहांग, यहां पर है दिबांग, यहां पर है लोहित रिवर। आगे बढ़ते हुए यह ब्रह्मपुत्र रिवर को मिल जाती है। तो यह ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग, दिबांग जैसी नदियां हिमालय के किस भाग से होकर बहती है? असम हिमालय से। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। देखो, असम हिमालय में तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का पर्वतीय भाग इसमें शामिल है। नामचा बरवा, कुला कांगड़ी आदि चोटियां इसी भाग में है। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग और दिबांग जैसी नदियां इसी भाग में से होकर बहती है। एक बार फिर से पढ़ लो कि असम हिमालय में तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का पर्वतीय भाग इसमें शामिल है, यानी कि असम हिमालय कहलाता है। नामचा बरवा, कुला कांगड़ी आदि चोटियां यह असम हिमालय की सर्वोच्च चोटियां है। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिहांग और दिबांग जैसी नदियां इसी भाग से होकर बहती है। 9वां क्वेश्चन, हिमालय नदियां पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण नहीं करती है? हिमालय से बहने वाली नदियां पर्वतीय भाग में निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों, एक तो हिमालय की नदियां है वो गोर्ज का निर्माण करती है। मैंने इनसे पहले के क्वेश्चन में आपको बताया, जैसा कि सिंधु रिवर गोर्ज का निर्माण करती है। तो यह कथन सही है, लेकिन किसका निर्माण नहीं करती है? मान लीजिए कि यहां कोई पर्वत चोटी है, तो यह ब्रह्मपुत्र रिवर मान लीजिए कि यहां से बहती हुई कुछ इस प्रकार वी आकार का भी निर्माण कर लेती है, तो यह भी सही। और मैंने आपको पहले पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कि यहां अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर असम में और बाद में बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो यहां कुछ यू आकार का टर्न लेती है, तो यह भी सही है। हिमालय नदियां दोस्तों कहीं कहीं जलप्रपात का निर्माण भी करती है, लेकिन गोखुर झील का निर्माण पर्वतीय भाग में यह नदियां नहीं कर सकती, क्योंकि गोखुर झील किसे कहते हैं? तो यहां पर देखो, मैदानी क्षेत्र में गोखुर झील का निर्माण नदियां कर सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है?
हिमालय नदियां पर्वतीय भाग में गोखुर झील जैसी स्थलाकृति का निर्माण नहीं करती, क्योंकि गोखुर झील का निर्माण होता है मैदानी क्षेत्रों में। देखो, हिमालय नदियां जब मैदान में पहुंचती है तब गोखुर झील का निर्माण करती है। कहीं पर गोकुल झील भी लिखा गया है, कहीं पर गोखुर झील लिखा गया है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? मैप के जरिए पता लगाओ कि हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है। सिक्किम। देखो, सिक्किम कहां पर है? सिक्किम नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ, मतलब यहां पर हिमालय है। तो आपको पता लगाना है कि हिमालय का विस्तार किस राज्य में नहीं है। उत्तराखंड। दोस्तों, पंजाब हिमालय, लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहां पर है ये उत्तराखंड, तो यहां से भी हिमालय है। हिमाचल प्रदेश, यहां पर है ये हिमाचल प्रदेश, तो यहां पर भी पर्वत श्रेणियां है हिमालय की। लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए, ये उत्तर प्रदेश और यहां पर है नेपाल। समझ में आया? यहां पर है नेपाल, यहां पर है उत्तर प्रदेश, मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। भारत हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, कुल मिलाकर 11 राज्यों में बांटा गया है। क्या? हिमालय का विस्तार हमारे भारत देश के 11 राज्यों में है। और 11 राज्य के नाम एक बार फिर से पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, कुल मिलाकर कितने? 11 राज्यों में बांटा गया है। पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र भी इसमें शामिल किया गया है। ओके, मैदान में ये नदियां समतल घाटियां, बाढ़कृत मैदान, विसर्पों एवं डेल्टाओं का निर्माण करती है। दोस्तों, इसे हम विसर्प भी कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में यह नदियां विसर्पों एवं डेल्टाओं का निर्माण करती है। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां या 12वां? ओके, जो भी हो 11वां मान लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य पर्वत का विस्तार नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में विंध्य पर्वत का विस्तार नहीं है? यदि मैं आपको मैप में दिखाऊं कि यह विंध्य पर्वत है तो आपको पता चल जाएगा। चलो, यहां पर मैप में देखो कि यहां पर है विंध्य पर्वत। ओके, तो पता लगाओ कि निम्न में से किस राज्य में विंध्य पर्वत का विस्तार नहीं है। विंध्य पर्वत का विस्तार दोस्तों राजस्थान में नहीं है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। देखो, विंध्य पर्वत का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में है तथा इसका कुछ हिस्सा बिहार एवं छत्तीसगढ़ में भी है। यहां पर देखो कि यहां पर विंध्य है तो यहां पर है राजस्थान, यानी कि विंध्य पर्वत का विस्तार राजस्थान में नहीं है, लेकिन विंध्य पर्वत का विस्तार यहां पर आगे बढ़ते हुए कुछ हिस्सा यहां उत्तर प्रदेश में भी है, यहां पर छत्तीसगढ़ में भी है। ओके, इसीलिए लिखा है कि विंध्य पर्वत का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में है तथा इसका कुछ हिस्सा बिहार एवं छत्तीसगढ़ में भी है। 12वां क्वेश्चन, पूर्वी घाट की पहाड़ियां का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? पूर्वी घाट की पहाड़ियां का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? पूर्वी घाट पहले तो ढूंढिए मैप में, पूर्वी घाट कहां पर है? ये रहा ईस्टर्न घाट। तो चलो अब चारों राज्य के नाम पढ़ो और मैप के जरिए आप अंदाजा लगाओ कि पूर्वी घाट की पहाड़ियों का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो ओडिशा, यहां पर ओडिशा है, मतलब पूर्वी घाट वहां तक फैला हुआ है। तेलंगाना, तो यहां पर है गोदावरी, मतलब तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, बिल्कुल यहां पर आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन महाराष्ट्र दोस्तों यहां पर है। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र है, लेकिन पूर्वी घाट में महाराष्ट्र कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ता। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महाराष्ट्र में। पूर्वी घाट की असंख्यबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। क्या?
पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं, यानी कि बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार है? पहले तो मैप में देखो कि मालवा का पठार है कहां पर। निम्न में से किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार है? यहां पर लिखा है मालवा का पठार, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में। ये रहा मालवा का पठार। तो बताइए इसका विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहां तक गुजरात है, यहां से राजस्थान है, लेकिन यह जो सेंटर में है वो है मध्य प्रदेश। तो यहां पर मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार बोले तो कुछ हिस्सा यहां मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा है उत्तर प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार तो यहां पर है छत्तीसगढ़, और यहां पर पड़ेगा दोस्तों बिहार भी है, और यहां पर है वेस्ट बंगाल भी। यहां तेलंगाना पठार है, और यह है दक्कन का पठार। ओके, यहां बघेलखंड का पठार है। तो किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं, और यह पठार लावा के पठार का भी एग्जाम्पल है। क्या? मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं, और यह पठार लावा के पठार का भी एग्जाम्पल है। 14वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्यतः भारत के किस राज्य में है? दोस्तों यहां में मैंने आपको बताया था मैप के जरिए कि यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्यतः भारत के किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि यह छोटा नागपुर का पठार का बहुत बड़ा विस्तार झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार भारत में मुख्यतः झारखंड राज्य में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आता है। ओके, एक बार फिर से पढ़ लो कि यह छोटे नागपुर पठार का विस्तार कहां तक फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर के पठार का विस्तार भारत में मुख्यतः झारखंड राज्य में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आता है। 15वां क्वेश्चन, दक्कन के पठार में मुख्यतः किस फसल की कृषि की जाती है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह मृदा है, जमीन है, वो किस प्रकार की है, और किस प्रकार की जमीन में किस प्रकार की फसलें बहुत ही अच्छी तरह पैदा होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि दक्कन के पठार में मुख्यतः किस फसल की कृषि की जाती है। तो दक्कन के पठार में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन कपास के मामले में मैं आपको बताऊं तो दक्कन के प्रदेश में मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है। कैसी? काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, और काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं। और रेगुर में कौन सी फसल अच्छी होती है? कपास। और यहां पर देखिए दक्कन का पठार, दक्कन के पठार क्षेत्र में यहां पर कुछ हिस्सा कर्नाटक का है, यहां पर तेलंगाना है, यहां पर महाराष्ट्र, और यहां पर हमारा थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों गुजरात का भी है। तो दक्कन के प्रदेश में मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। 16वां क्वेश्चन, मालवा के पठार में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? चलिए बताइए कि मालवा के पठार में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। सही आंसर है ऑप्शन ए। मालवा के पठार में मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर भी कहा जाता है। और रेगुर के बारे में मैंने आपको बताया कि कपास उत्पादन हेतु यह रेगुर महत्वपूर्ण है, क्योंकि काली जमीन में कपास का उत्पादन अधिक होता है प्रति हेक्टर। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। और दोस्तों 17वां और लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यूपीएससी वाला यह क्वेश्चन है। 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा या कौन से कथन सही है वो आपको गैस करना है। और दोस्तों बाद में यह 4 में से सही आंसर क्या होगा वो आपको गैस करना है। क्लियर? चलो तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। हिमालय के संदर्भ में है, बृहद हिमालय की परतें आकृति में सममित है। बृहद हिमालय की परतें आकृति में सममित है, यह कथन गलत है दोस्तों। सममित नहीं है बल्कि कैसी है? विषम है, तो यह कथन गलत। लघु हिमालय श्रेणी हिमालय पर्वत प्रणाली में सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी का निर्माण करती है, यह कथन सही है दोस्तों। लघु हिमालय श्रृंखला में पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वतमाला शामिल है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों यह कथन क्यों सही है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर अब पता आपको चल गया कि कौन से कथन सही है। 2 और 3 नंबर के कथन सही, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दोस्तों सबसे पहले तो कथन एक गलत क्यों था, तो देखो बृहद हिमालय की परतें आकृति में कैसी है? विषम है। हिमालय के इस भाग का मुख्य भाग ग्रेनाइट से बना है, यह 12 मास हिमाच्छादित रहता है और इस श्रेणी से कई हिमनद निकलते हैं, तो यह बृहद हिमालय की बात हुई। दूसरा सेंटेंस सही था क्योंकि हिमाद्री के दक्षिण में पड़ी सीमा सबसे अधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी प्रणाली बनाती है और इसे हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरा सेंटेंस भी दोस्तों सही था, वो क्यों सही था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लघु हिमालय के बारे में एक और जानकारी कि पर्वतमाला मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से बनी है। पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरने वाली पूर्वी पहाड़ियां ज्यादातर मजबूत बलुई पत्थरों से बनी है। और तीसरा कथन सही था क्योंकि पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वतमाला लघु हिमालय के ही भाग है। हालांकि पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सीमा बनाती है, तो धौलाधार और महाभारत पर्वत भी प्रमुख है। चलिए दोस्तों, यहाँ हमने भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में पढ़ा, पठार के बारे में पढ़ा, नदियों के बारे में पढ़ा। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।